और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर एनडीए ने जिस तरीके से जीत दर्ज कराई है उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त अगर बात की जाए तो राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आज की कैबिनेट बैठक के बाद बिहार की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली है, जिसमें खास तौर से ये तैयारी चल रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है और ये कहा भी जा रहा है, लेकिन काहे बगाए जो चर्चाएं हो रही हैं वो थोड़ी इससे इतर है। हालांकि इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरवी अर्नब से मुलाकात करके मौजूदा सरकार भंग करने की औपचारिक सूचना दे दी है। अब 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी और 20 नवंबर को नई एनडीए सरकार शपथ लेगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसी के सम्मान में नई सरकार बिना देरी के अपना कामकाज संभालेगी। वहीं आज की कैबिनेट बैठक में कई जरूरी प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनकी जानकारी जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने मीडिया को दी। कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए ये भी हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी के अनुसार सरकार को भंग करने का प्रस्ताव, जो वर्तमान सरकार है उसे भंग करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। नई विधानसभा के गठन तक आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने की औपचारिक अनुमति दे दी गई है। वित्त और प्रशासन से जुड़े कुछ लंबित प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी ताकि व्यवस्था बाधित न हो। इसके अलावा चुनाव के दौरान हुए खर्चों और आगामी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के प्रबंधों को लेकर विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखीसराय विधानसभा सीट से विजयी बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपने पहले बयान में लोकतंत्र की महत्ता और बिहारियों की जागरूकता पर जोर दिया है। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की धरती पर रहने वाले हर बिहारी द्वारा दिया गया जनादेश देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। बिहारियों ने आरजेडी और कांग्रेस को उनके अपमान की सजा दी। बीजेपी उम्मीदवार ने स्पष्ट किया कि अब राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति का दौर होगा। इधर दूसरी तरफ बिहार की सियासी हलचल और तेज हो चुकी है। आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। चुनावी हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। लालू परिवार के अंदर रोणी आचार्य के आरोपों ने पार्टी की मुसीबतें और भी बढ़ा दी हैं और आरजेडी खेमे में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से साफ कहा कि जनता ने बदलाव चुना है और हम उसी के अनुसार आत्ममंथन करेंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि आरजेडी के अंदरूनी मतभेद और परिवार की टूटने ने चुनावी परिणामों पर गहरा असर डाला। बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद अहम है। 19 तारीख को विधानसभा भंग और 20 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण। एनडीए अपने नए कार्यकाल की रणनीति तय कर चुका है, जबकि आरजेडी नई लड़ाई के लिए खुद को पुनर्गठित करने में लगा हुआ है। बिहार में सत्ता बदलेगी, लेकिन राजनीतिक हलचल अब भी जारी है। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। देखिए, बिहारियों के सम्मान का और लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाले हर बिहारी ने जो जनादेश दिया, ये देश के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। बिहारियों को अपमान करने वाला, बिहारी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला राजद कांग्रेस को बिहारियों ने सजा दिया है और जो बिहारियों के सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा, छठ मैया का जिसने नौटंकी और मजाक किया, शक्ति का अपमान किया, उसका शक्ति भगवान भास्कर ने छीन कर दिया।
अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी और जो बिहारियों का सम्मान करेगा उसी को बिहार की जनता अब सम्मान देगी। तो तुष्टि नहीं संतुष्टिकरण को चुना है जनता ने और इसी पर ही विकास भी आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मीनाक्षी, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि देखिए जीत हुई, बम्पर हुई, गर्दा मचा दिया यहाँ पर एनडीए ने। जो तस्वीरें हमने 14 तारीख को सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई भी थी, लेकिन अब इंतजार है कि जो सरकार का गठन होगा, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसे लेकर विशेष तैयारियां क्या होने वाली है। क्योंकि गाहे बगाहे ये सवाल उठी जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो भाई ये क्लियर हो चुका है, लेकिन वो पूरे समय के लिए लेंगे, इसको लेकर अभी बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि 19 को विधानसभा भंग और उसके बाद शपथ ग्रहण, केवल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होगा या फिर कुछ और चेहरे होंगे जो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अभी राजभवन से आकर ये सूचना दी है कि 17वीं विधानसभा की जो 19 नवंबर को जो है वो भंग करने का जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था उस पर मोहर लग चुकी है और आधिकारिक रूप से जो है वो 19 तारीख को जो है खत्म हो जाएगी और नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाले हैं। ये जो चीज है ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल जी बिहार के, उन्होंने भी जो है साफ कह दिया है कि जो नीतीश जो है वही जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से प्रचंड जीत उनको मिली है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विधानसभा सीट पर बम्पर जीत हासिल की है, तो पॉसिबिलिटी है कि उप मुख्यमंत्री भी जो है सम्राट चौधरी जो है वो बने रहेंगे। इसके साथ ही जो मंत्रियों की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि मंत्री जो है कुछ मंत्री वही दोहराए जा सकते हैं, जैसे मंगल पांडे हुए और रेणु देवी हुई, तो कुछ मंत्री हैं जो कि दोहराए जा सकते हैं और कुछ नए चेहरे भी, क्योंकि चिराग पासवान का भी एक अच्छा प्रदर्शन जो है इसमें रहा है, तो चिराग पासवान की गुट को भी जो है मंत्री पद जो है मिल सकता है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की अगर हम बात करी थी तो उन्होंने साफ जो है ये कहा है कि उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, वो सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा विधानसभा कैंडिडेट जो है मांग रहे थे, उसके अलावा उनको कोई इच्छा नहीं है। अगर जो भी पार्टी उनको देना चाहेगी वो खुशी खुशी जो है उस पर काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या तय हो रहा है, फॉर्मूला क्या हो रहा है मीनाक्षी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 6 विधायक पर 1 मंत्री होंगे, ये इस तरीके का कोई फॉर्मूला, इसको लेकर कोई जो लास्ट स्थायी पिक्चर है वो क्लियर हो पाई है क्या? इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे या कोई बदलाव है? बिल्कुल, देखिए लावनी जी, इस बार अभी साफ कुछ भी तस्वीर नहीं हो पाई है, क्योंकि हर तरीके की बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है और सुनी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से 19 नवंबर को जो विधानसभा भंग होगी उसके बाद जो है एनडीए की विधायक दल की जो बैठक होगी, उसके साथ ही जेडीयू की पहले होगी और फिर बीजेपी की होगी, उसके बाद पूरे एनडीए की जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही जो है तस्वीर साफ हो पाएगी लावनी जी। अच्छा, इन सब के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए इस बार ये तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू संख्या के हिसाब से बार बार कहा जा रहा था कि देखिए चाहे 2-4 ही आगे पीछे हो, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें ज्यादा हावी कौन बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर रहे, क्योंकि आप उन नेताओं और विधायकों के बीच में रहे, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल, देखिए लावनी जी, ये सवाल जायज है क्योंकि बम्पर जीत जो है बीजेपी को मिली, एक बड़ी पार्टी जो है बिहार में बीजेपी बनकर उभरी है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि दोनों पार्टी जो है जुड़ा भाई की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा सम्मान जेडीयू को बीजेपी देती हुई, अभी तक तो ऐसा ही जो चाहे विनय तावड़े जी हो चाहे दिलीप जायसवाल जी हो, कहते हुए नजर आए हैं कि दोनों भाई जो है जुड़ा भाई की तरह, यानी कि बराबर का जो है हो सकता है। और अभी जो जिस तरीके की बैठकें होंगी उस बैठक का क्या निर्णय रहेगा, क्या परिणाम रहेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जितने भी शीर्ष नेता है, चाहे वो जेडीयू के हो चाहे वो बीजेपी के हो, कहते हुए नजर आए हैं कि दोनों पार्टी जुड़ा भाई की तरह जो है बिहार में विकास का काम करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही पासवान की पार्टी की कोई विशेष डिमांड तो नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहा। अभी तक तो इस तरह की कोई डिमांड जो है सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है उनके
दल में से जो है किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी जो है बेहद शानदार माना जा रहा है। बिहार बीजेपी जिस तरीके से बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो भी बड़ा शानदार रहा है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के परफॉर्मेंस पर जो है उनको एक रिवॉर्ड की तरह, एक इनाम की तरह जो है सीटें मिल सकती है। यहाँ पर बातें जो है इस तरह की यानी सब डिपेंड करता है परफॉर्मेंस से। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं, यानी उनकी पिछली परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी भी होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंत्रिमंडल का क्या आकार होगा, किस खेमे से कितने मंत्री होंगे, इसे लेकर अब चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी खेमे में रोनी ने जो किया है उसके बाद से ही आरजेडी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। रोनी के बयान, रोनी के आरोप आरजेडी, लालू परिवार और खास तौर से तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे परिणाम सामने आने के बाद से एक तरफ एक खेमा है जो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा है, यानी एनडीए की सरकार बनने के लिए जो जोर शोर से तैयारियां की गई थी उसका परिणाम इतना बम्पर आया कि अब शपथ ग्रहण को भी बहुत ग्रैंड बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ इस पर हलचल है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आ गया है। परिणाम आते ही जिस तरीके से आरजेडी खेमे में और खास तौर से लालू प्रसाद यादव के बच्चों के बीच में जो तनातनी, मीनाक्षी सीधे आपके पास आते हुए, रोनी आचार्य, वो तनातनी अब सामने आ गई। डिक्टेटर कहा था तेज प्रताप यादव ने एक बार तेजस्वी यादव को, लेकिन उस वक्त जो बातें उठी वो तेज प्रताप यादव को ही सवालों में ले गई। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया, जिस तरह से उनको आधी रात को बाहर निकलना पड़ा, वो आरोप जिसमें साफ तौर पर तेजस्वी की छवि जो है वो नकारात्मक बनती हुई सामने आ रही है। परिणामों के बाद की परिस्थिति आरजेडी के लिए कितनी ज्यादा खराब स्थिति बन चुकी है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए लावनी जी, खराब स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जो आरजेडी थी वो बड़ी पार्टी जो है दूसरी कहीं जा रही थी, बिहार की बड़ी पार्टी है, और कहीं ना कहीं जो है आरजेडी जेडीयू को टक्कर देती हुई नजर आई। जैसे कि कई बार जो है जिस तरीके से 1.5 महीने तक जब मैं बिहार में थी तो कई बार मैं आपसे जुड़ी और मैंने कई बार आपको बोला कि जो तेजस्वी यादव है, जो विपक्ष को सपोर्ट कर रहा है, वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस का जो इतना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह की जो जितनी सीटें जो है आई है, चंद सीटें जो तेजस्वी की आई है, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के सभी नेता है वो कहीं ना कहीं चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली है। तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि डूब ही चुका है। तो आरजेडी को भी जो है, आरजेडी जो पार्टी है उसको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं उसका भी जो इम्पैक्ट हुआ बिहार में जो है खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। और कहीं ये भी सुनने में आया है कि जिस तरीके की फ्रेंडली फाइट जो कर रहे थे कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो फ्रेंडली फाइट हो रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बिंदु बन जाता है, अहम बिंदु बन जाता है कि इतनी कम सीटें जो है विपक्ष को आई हैं। तो यही सवाल तो रोनी ने पूछा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, गलती कहां से हुई। लेकिन सवाल पूछना जिस तरीके से उनको भारी पड़ा, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। रोनी ने साफ तौर पर कहा कि संजय यादव ने पूरी तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इस आरोप के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है सामने? देखिए, लगातार जो है बैठकें हो रही है और जितने भी विधायक नए बने हैं आरजेडी में और जितने हार चुके हैं सभी को मिलकर बैठक जो है की गई है और इनसे कारण जानने की जो है कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपस में आरोप प्रति आरोप, तो लावनी जी आप लगातार सुन ही रहे हैं कि किस तरीके के आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पर बैठकर जो है बात की गई है। 2 बजे जो है ये बैठक हुई थी आरजेडी की और उसमें जो है ये कहीं ना कहीं पॉइंट निकाले गए हैं कि इतनी बुरी हार का सामना तेजस्वी यादव को आखिर क्यों करना पड़ा। बिल्कुल, इतनी बुरी हार क्यों उनको देखनी पड़ी है, इस पर मंथन चल रहा है। और दूसरी तरफ है कि शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण को लेकर अब हम दोबारा लौटते हैं उसी मुद्दे पर। शपथ ग्रहण को लेकर क्या आपके पास जानकारी है कि कौन से हाई प्रोफाइल चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह को भी बहुत ग्रैंड रूप में मनाने का पूरा वहां पर आयोजन किया जा रहा है, वो व्यवस्थाएं की जा रही है। तो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो शामिल हो सकते हैं? नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। बिल्कुल, देखिए बिहार के लिए एकदम ऐतिहासिक दिन ये होने वाला है कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो रहने वाली है। तो
जो भी तारीख और जो भी समय रखा जाएगा शपथ का, वो उस वक्त का रखा जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है अपनी मौजूदगी उस शपथ ग्रहण में दर्ज करा सके। इसके साथ ही जितने भी कुछ मुख्यमंत्री रहेंगे जो स्टार प्रचारक के रूप में जो है बिहार में प्रचार कर रहे थे, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ है और मोहन यादव है, ये तमाम जितने भी बड़े नाम हैं जिन्होंने स्टार प्रचार के रूप में कार्य किया है और कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिली है, तो वो लोग भी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और गांधी मैदान में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये होने वाला है। और अब जो है गांधी मैदान में आम जनता की आने जाने की जो गतिविधियां है वो रोक दी गई है। आम जनता बिल्कुल, यानी गांधी मैदान सज रहा है एक बार फिर से। नीतीश कुमार जब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। और जिस तरह से इस बार बम्पर जीत एनडीए को मिली है, जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू और खासतौर से एलजेपी, आरएलएम और हमने मिलकर, 5 पांडवों ने मिलकर जो अविश्वसनीय जो जीत ये दर्ज की है, अब इस जीत के बाद जब सरकार का गठन होगा, जब शपथ होगा, तो उस पल को भी अद्वितीय बनाना है। और यही वजह है कि तैयारियां बहुत खास हैं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, आप हमारे साथ जुड़ी, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। कुल मिलाकर बिहार में मुकुट कहना चाहिए, हम पूछते थे ना कि बिहार का सिरमौर कौन होगा, तो सिरमौर है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की इस पूरी राज्याभिषेक के लिए कहना चाहिए कि पूरी तरह से तैयारियां दुरुस्त हो रही हैं। और इन सब के बीच में मंत्रिमंडल का किस तरह से आकार होगा, इसको लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। यानी तमाम जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि इस बार की जीत ऐतिहासिक है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ऐतिहासिक होगा।